हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन सेशन को। और आज हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 को। एक बहुत आसान और छोटा सा चैप्टर जिसके अंदर इन टोटल 4 टॉपिक्स हैं जो हमें कवर अप करने हैं। एक टॉपिक है ऑडिट स्ट्रेटजी, दूसरा ऑडिट प्लान, थर्ड ऑडिट प्रोग्राम एंड फोर्थ वन मटेरियलिटी। तो इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 2 टॉपिक। पहला ऑडिट स्ट्रेटजी और दूसरा ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटजी वो क्या होती है, तो पहले हम नोट्स के अंदर ऑडिट प्लानिंग की जगह हम कहां चलेंगे, ऑडिट स्ट्रेटजी के ऊपर। ऑडिट स्ट्रेटजी से हमारा क्या मतलब है? ऑडिटर की अप्रोच जिसके बेसिस पर वो आगे जाकर के अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेगा, अपने रिसोर्सेस को बेस्ट यूटिलाइज करेगा। तो ऑडिट स्ट्रेटजी इज कंसर्न्ड विद डिजाइनिंग ऑप्टिमाइज्ड ऑडिट अप्रोच so that auditor can obtain necessary audit assurance at the lowest cost within the constraints of information available. So, optimizing the audit approaches so that auditor can obtain necessary audit assurance at a lower cost. तो इसके अंदर जो इसका मेन टॉपिक आ जाता है जिसको आपको लर्न करना है, दैट इज बेनिफिट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी। तो ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर ऑडिटर ने अपनी अप्रोच को डिसाइड किया कि मुझे इस अप्रोच के साथ काम करना है और मेरे ये ह्यूमन रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड होंगे। तो ऑडिट अप्रोच के क्या फायदे मिलने वाले हैं? ऑडिट अप्रोच के थ्रू ऑडिटर विल बी एबल टू एम्प्लॉय द क्वालिटेटिव रिसोर्सेज इन एन ऑडिट एंगेजमेंट. Auditor can allocate appropriate number of resource person that are required to perform an audit engagement. Auditor can decide the time at which the resources, that means manpower or staff, is to be deployed and to manage the resources. So audit strategy helps the auditor in 4 ways. Number 1, to manage the resources, to employ the qualitative resources, to deploy the appropriate number of resources, and to decide the timing of deployment of resources. तो ये 4 मेन की फैक्टर्स हैं या की बेनिफिट्स हैं जो ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश करने से ऑडिटर गेन कर सकता है। तो ये 4 की वर्ड्स आपको जरूर याद रखने हैं। नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेस. Number 2, allocation of quantity of resources. Number 3, timing of deployment of resources. And number 4, management of resources. जब हम क्वालिटेटिव रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ऑडिट स्ट्रेटजी हेल्प करती है ऑडिटर को इन डिप्लॉइंग द एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरिया सच एज एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स. They may be used for high risky areas and involvement of experts on some complex matters. Allocation of quantity of resources. क्वांटिटी से हमारी बात आ जाती है कि मुझे कितने पर्सन रखने हैं। मैं ऑडिटर हूं तो मुझे देखना है कि मुझे 3 पर्सन चाहिए एक ऑडिट को करने के लिए, 2 पर्सन चाहिए। तो स्ट्रेटजी हेल्प करती है in determining the appropriate number that is required to perform an audit engagement. Audit strategy helps in allocating appropriate number of resources such as number of team member assigned to observe the inventory count, extent of review of other audit work in case of group audits, etc. तीसरा पॉइंट आ जाता है टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज. किस समय हमें अपने रिसोर्सेज को यूज करना है, ईयर एंड पर कितने पर्सन काम कर रहे होंगे, ड्यूरिंग द ईयर कितने पर्सन, ऑडिट रिपोर्ट बनाने के समय कितने पर्सन हमें लगाने हैं. ऑडिट स्ट्रेटजी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द टाइमिंग ऑफ डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज लाइक वेदर एट इंटरिम ऑडिट स्टेज or at key cutoff dates like
इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टाइम, इन्वेंट्री वेरिफिकेशन के टाइम पर, ईयर एंड पर, क्वार्टर एंड पर, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। ऑडिट स्ट्रेटजी हेल्प्स इन मैनेजिंग, डायरेक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग द रिसोर्सेस। तो इस टॉपिक के अंदर आपको ये 4 बेनिफिट्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं, यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 2, फिर आ जाता है ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश करते वक्त कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल एस्टैब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रेटजी। तो ऐसे 300 ने कुछ फैक्टर्स बताए हैं और ये फैक्टर्स आपको याद करने हैं। नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट जिस पर आप काम कर रहे हैं। इस ऑडिट एंगेजमेंट के रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या एफर्ट्स लगेंगे एंगेजमेंट टीम को डायरेक्ट करने के लिए, जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज आपने परफॉर्म की हैं उनका क्या रिजल्ट आया था, एंड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। तो ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश करते वक्त, ऑडिट स्ट्रेटजी बेसिकली है क्या, आपकी एक ऑडिट अप्रोच कि आप किस एक्सटेंट तक काम करेंगे। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आप अपनी ऑडिट स्टार्ट करोगे या ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही आप कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर अपनी ऑडिट को स्टार्ट कर देंगे। तो ऑडिटर अपनी अप्रोच को बेस्ड अपॉन सर्टेन एस्पेक्ट्स डिसाइड करता है। जैसे छोटे क्लाइंट्स होते हैं जिनकी बहुत छोटे अमाउंट की बैलेंस शीट होती है, छोटे अमाउंट के P&L होते हैं, तो ऐसे केसेस में ऑडिटर क्या करता है, अरे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने दो, बुक्स बन जाएंगी, एक ही बार बुक्स को, वाउचर को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठा करके चेक कर लूंगा, क्या जरूरत है मेरे को ड्यूरिंग द ईयर अपने स्टाफ को भेजने की। लेकिन एक बहुत बड़ा क्लाइंट हो तो वहां पर जैसे ही हमारी अपॉइंटमेंट होती है, हम क्या करते हैं, अपने स्टाफ को डेप्यूट कर देते हैं, चलो भाई वाउचिंग शुरू कर दो अब, क्योंकि ईयर एंड के बाद काम करेंगे तो काम नहीं समेटा जाएगा, पूरे काम को करने में टाइम लगेगा। तो ऑडिटर अपनी अप्रोच को इन चीजों के बेस पर डिसाइड कर लेता है कि मैं लोएस्ट कॉस्ट पर कैसे नेसेसरी ऑडिट एश्योरेंस को ले पाऊंगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाऊंगा। तो उसके लिए ऑडिटर ने अपनी अप्रोच डिसाइड करनी है। तो इस ऑडिट अप्रोच को डिसाइड करने के लिए, इस ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश करने के लिए 5 मेन फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करना है और ये आपको बाय हार्ट याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1, आप जिस एंगेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखना चाहो तो नीचे इनके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, जिसके अंदर कितने कंपोनेंट है जिनकी ऑडिट करनी है, इन कंपोनेंट की लोकेशंस क्या हैं, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स क्या हैं, एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस, पिछले सालों के ऑडिट एविडेंस क्या हम यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें गाइड करती हैं अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश करने में। नंबर 2, हमारी ऑडिट के रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और क्या कम्युनिकेशंस है जो हमें क्लाइंट्स को करनी है। कि क्या क्लाइंट हमसे इंटरिम रिपोर्ट्स भी मांगता है या वो कहता है जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाए तभी रिपोर्ट दे देना, जब आपकी ऑडिट कंप्लीट हो जाए तब रिपोर्ट दे देना। टीसीडब्ल्यूजी की क्या एक्सपेक्टेशन है, मैनेजमेंट की क्या एक्सपेक्टेशन है, उनके साथ हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, उनके साथ हम कब कब मिल सकते हैं। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, मीटिंग्स विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, डिस्कशन विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी एज टू टाइप्स एंड टाइमिंग्स ऑफ रिपोर्ट्स, एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशंस ऑन द स्टेटस ऑफ वर्क। तो ये चीज भी ऑडिटर को हेल्प करती है ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश करने में। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मेरे क्या
एफर्ट्स लगेंगे एंगेजमेंट टीम को डायरेक्ट करने में। मेरी एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, एक्सपीरियंस्ड है, मेरे एफर्ट्स ज्यादा नहीं लगने वाले। बट मेरी एंगेजमेंट टीम के मेंबर यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, बट एक्सपीरियंस्ड नहीं है, तो मुझे उनको दूसरे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। नंबर 4, जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्वालिटी से रिलेटेड, क्लाइंट एक्सेप्टेंस से रिलेटेड, क्लाइंट कॉन्टिन्यूएंस से रिलेटेड, SQC 1 में, SA 220 के अंदर, SA 210 के अंदर हमने परफॉर्म की हैं वेरियस एक्टिविटीज, उनके क्या रिजल्ट आए हैं, बेस्ड अपॉन दैट रिजल्ट हमें अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश करना है। और लास्ट, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट। इनके एग्जाम्पल आप रीड करना चाहें तो नीचे दिए हुए हैं, इन सब के एग्जाम्पल, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट का भी, NTE का भी। बट मेन जो है आपको, एक तो इसके बेनिफिट्स हो गए, नंबर 2 फैक्टर्स, 5 फैक्टर्स कौन कौन से, एंगेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, एंगेजमेंट के रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स को डायरेक्ट करने में कौन से फैक्टर्स सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट। तो एक तो टॉपिक आपको लर्न करना है ऑडिट स्ट्रेटजी के फायदे, दूसरा टॉपिक आपको लर्न करना है कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं। नाउ अब क्या हुआ, ऑडिट स्ट्रेटजी हो गई एस्टैब्लिश्ड, आपको पता चल गया आपकी अप्रोच टुवर्ड्स दिस ऑडिट एंगेजमेंट क्या है। आप ईयर एंड के बाद ऑडिट स्टार्ट करोगे या ड्यूरिंग द ईयर ऑडिट करेंगे। तो आपने क्या किया, अपनी ऑडिट का स्कोप निकाल लिया, टाइमिंग निकाल ली, डायरेक्शन निकाल ली। ऑडिट स्ट्रेटजी हमें स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन, इन 3 वर्ड्स को सेट करने में हेल्प करती है, जिसको आप STDB कह सकते हैं, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। अब इसी ऑडिट स्ट्रेटजी के बेस पर कि मेरी ऑडिट का स्कोप इतना है, मुझे इतने समय में ऑडिट कंप्लीट करनी है, मुझे ऑडिट को इस मैनर में डायरेक्ट करना है। अब ऑडिटर क्या करता है, अब ऑडिटर बनाता है डिटेल्ड ऑडिट प्लान, और उस ऑडिट प्लान के अंदर ऑडिटर क्या करता है, मेरे क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स होंगे, उनकी नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, मेरे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होंगे, मेरे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे, उन सब की वो एक डिटेल तैयार करता है और उसको एक प्रोग्राम की फॉर्म में, रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो वो तो हो गई स्ट्रेटजी के बाद की स्टेज, प्लानिंग। नाउ क्या एक बार स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश्ड हो गई, प्लान डेवलप हो गया, तो क्या उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकते? बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश की है आपने, ऑडिट प्लान बनाया है, बट आफ्टर दैट स्ट्रेटजी एंड प्लान बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टांसेस, बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन, जैसे जैसे आप ऑडिट में आगे बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे आपको कंपनी के बारे में कोई जानकारी मिलती है, कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बेसिस पर आप क्या करेंगे, आगे जाकर के अपने प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर सकते हैं, आप अपने प्लान को चेंज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो क्या ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान दोनों इंटरलिंक्ड हैं? जी हां, स्ट्रेटजी को बनाते वक्त भी मुझे प्लान कंसीडर करने पड़ते हैं, मेरे माइंड में रहते हैं, मैं किस तरीके से काम करने वाला हूं आगे जाकर, मेरे प्रोसीजर्स क्या होंगे, बेस्ड अपॉन दैट मैं ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश करता हूं। और एक बार ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश हो गई तो उसके बाद फिर डिटेल्ड ऑडिट प्लान डेवलप किया जाता है। तो ये जो दोनों एक्टिविटीज हैं ऑडिट स्ट्रेटजी की एंड ऑडिट प्लान की, दे आर इंटरडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है कि पहले हमेशा स्ट्रेटजी बनेगी फिर प्लान बनेगा, इट इज नॉट नेसेसरी। पहले आप प्लान की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं और उसके बेस पर स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश करके देन फाइनली एक फॉर्मल ऑडिट प्लान डेवलप किया जा सकता है। और ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान जो भी आपने एक बार डिटरमिन कर लिया, इट इज नॉट नेसेसरी
कि ये रिजिड हैं, आपको हमेशा यही फॉलो करना है, बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, आप अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी को, आप अपने ऑडिट प्लान को आगे जाकर के चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको कराने वाला हूं तीसरा क्वेश्चन, जिसको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। ये ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, बिकॉज एनी चेंज इन वन विल ब्रिंग चेंज इन अनदर। ऑडिट स्ट्रेटजी इज जनरली प्रिपेयर्ड बिफोर द ऑडिट प्लान। Audit strategy helps in determining scope, timing, direction of audit, whereas audit plan helps in determining nature, timing, extent of audit procedures to be performed. So, which one is more detailed? Audit plan contains more details than the audit strategy. Audit strategy guidelines provide करती हैं for developing the audit plan, and once the audit strategy is being established, audit plan can be developed to address the various matters identified in the overall audit strategy. तो ऑडिट स्ट्रेटजी के बेस पर ऑडिट प्लान बनता है, बट एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते वक्त मेरे माइंड में ऑडिट प्लान की बातें भी चल रही होती हैं कि मेरे एक्सपेक्टेड प्रोसीजर्स क्या हैं जिनको मैं परफॉर्म करने वाला हूं, उसके बेसिस पर ही ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश करते वक्त ऑडिट प्लान आप बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते, ऐसा नहीं है। ऑडिट प्लान की एक छोटी सी रूपरेखा आपके माइंड में चल रही होती है, जिसके बेस पर आप ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश करते हैं, एंड वंस ऑडिट स्ट्रेटजी इज एस्टैब्लिश्ड, फिर आप डिटेल्ड ऑडिट प्लान की तरफ चलते हैं। Audit strategy establishes the scope, timing and direction of audit, and hence provide a basis for developing a detailed audit plan. Whereas detailed audit plan would include nature, timing, extent of audit procedure to obtain sufficient appropriate audit evidences. So, रिवीजन के टाइम पर मेरी कोशिश यह होगी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको याद किया जा सकता है, याद हो गए तो रिटेन हो सकते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को मैं रिवीजन के अंदर कवर अप करूंगा, क्योंकि रिवीजन का ऑब्जेक्टिव ही है कि एग्जाम में कैसे हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को स्कोर कर सकें। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम कवर अप करने के लिए कर रहे हैं। तो 3 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? नंबर 1, ऑडिट स्ट्रेटजी के फायदे क्या हैं। नंबर 2, कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने हैं व्हाइल एस्टैब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रेटजी, एंड नंबर 3, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिट स्ट्रेटजी एंड द ऑडिट प्लान। तो नाउ, अब ऑडिट स्ट्रेटजी हो गई एस्टैब्लिश्ड। अब ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश्ड हो गई तो चलिए आगे कहां चले? प्लान बनाने के लिए। अच्छा, प्लान में क्या क्या करोगे? प्लान में आपको बता देता हूं, 3 काम मेन करने हैं हमने। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, ये डिटरमिन करने हैं। किसका? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर विच कंप्राइज ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स उनकी, एंड नंबर 3, एनी अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स जिसको आप परफॉर्म करने में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए आ जाइए अब ऑडिट प्लान पर। ऑडिट प्लान के अंदर ऑडिटर करता क्या है, पहले तो मैं वही बताऊंगा। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, डिस्क्रिप्शन। एज पर SA 300, ऑडिट प्लान शैल इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, टाइमिंग, extent of what? Planned risk assessment procedure, further audit procedures which comprise of test of detail plus substantive analytical procedure, and any other planned audit procedures. तो इस तरीके से ऑडिटर को अपना ऑडिट प्लान बनाना है,
और जब ऑडिट प्लान बन जाए उसको एक रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसको हम नाम देंगे ऑडिट प्रोग्राम का। तो नाउ ये बात हुई डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान की। अब बात करते हैं, क्या प्लानिंग एक रेगुलर एक्टिविटी है या ये प्लान एक बार बन गया हमेशा वही फॉलो होगा? नो, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। प्लान के अंदर चेंज किए जा सकते हैं। तो दो टॉपिक हमें और करने हैं। कौन कौन से? नंबर 1, प्लानिंग एज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एंड नंबर 2, चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस। प्लानिंग एज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग कब शुरू होती है? जैसे ही आपकी लास्ट ईयर की ऑडिट कंप्लीट हुई, आप तभी से स्टार्ट कर देते हैं प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट पीरियड, और वो चलती चली जाएगी कब तक? जब तक करंट पीरियड की ऑडिट खत्म नहीं होगी। प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट, रादर इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड इट ऑफन बिगिंस। ये मल्टीपल चॉइस के लिए और करेक्ट इनकरेक्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। प्लानिंग बिगिंस शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट एंड कंटिन्यू कब तक? कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिट एंगेजमेंट। प्लानिंग इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ timing of certain activities and audit procedures that needs to be completed कब? Prior to the performance of further audit procedure। बिल्कुल, क्योंकि प्लानिंग में आप आरएपी की भी तो बात करते हैं एफएपी से पहले, या नहीं? क्या आरएपी का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट डिटरमिन नहीं होता क्या प्लानिंग में? बिल्कुल होता है। तो इसलिए मेन प्रोसीजर तो मेरे ये होते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, बट प्लानिंग के अंदर हम आरएपी की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को भी तो डिटरमिन करते हैं। हेंस वी कैन से प्लानिंग इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग्स ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म प्रायर टू द परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। एग्जांपल्स हैं, आप एज ए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना चाहोगे। चैप्टर 4 में इसकी डिटेल आती है। हम कंपनी की लीगल, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसका बिजनेस स्ट्रक्चर, नेचर, साइज ऑफ बिजनेस, इन सब चीजों के बारे में जानना चाहेंगे। अंडरस्टैंडिंग दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। हम मटेरियलिटी लेवल को सेट करना चाहेंगे। हम चेक करना चाहेंगे क्या एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व करना है, एंड परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो देखो ऑडिट होती है वो तो होती है मेन टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर, लेकिन आप उससे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल कितने करने हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कितने करने हैं, वो भी तो चेक करोगे ना, वो भी डिटरमिन करोगे। उसके लिए क्या करना है? आरएपी परफॉर्म करना है। तो आपकी प्लानिंग तो क्या है, पिछली ऑडिट के खत्म होते ही शुरू हो जाएगी, जिसमें आप कुछ ऐसे प्रोसीजर्स की टाइमिंग को भी डिटरमिन करोगे जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से पहले परफॉर्म होने हैं। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से पहले क्या परफॉर्म होता है? आरएपी। तो उसके अंदर आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, मटेरियलिटी लेवल सेट करेंगे, क्या एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व करने हैं या नहीं वो देखेंगे, क्लाइंट की बिजनेस के बारे में, उसकी पॉलिसीज के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, उसके रिस्क के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग एक्वायर करेंगे। तो ये सब चीजें इसका पार्ट बनती है। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको लर्न करना है। नाउ अब प्लानिंग की तो बात हो गई कि एक कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी है, जैसे ही पिछले साल की ऑडिट खत्म हुई आप अगले साल की ऑडिट की प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। बट अब आपने एक बार एक प्लान बना लिया तो क्या उस प्लान में फर्दर चेंजेस नहीं किए जा सकते? बिल्कुल आपको उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। वो चेंजेस आपकी स्ट्रेटजी में भी होते हैं, वो चेंजेस आपके प्लान्स में भी होते हैं, आपके प्रोसीजर्स में भी होते हैं। किसके बेसिस पर? आपने जो एविडेंस कलेक्ट किए, आपने जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड की, आपके सामने जो नए सर्कमस्टांसेस आए, उन चीजों के बेसिस पर।
ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज क्या ऑडिट स्ट्रेटजी एज वेल एज ऑडिट प्लान। क्यों? ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो इवेंट आपके सामने आए, कंडीशंस जिनके बेसिस पर आपने स्ट्रेटजी एंड प्लान्स को डिजाइन किया था वो कंडीशंस में चेंजेस मिल रहे हैं जब आप एक्चुअल वर्किंग की तरफ बढ़े। ऑडिट एविडेंस जो आपने कलेक्ट किए वो आपको इशारा किसी और चीज का कर रहे हैं, उस एक सर्कमस्टांस का, एक एस्पेक्ट का जो इनिशियली ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश करते वक्त, ऑडिट प्लान बनाते वक्त आपने कंसीडर नहीं किए थे। जैसे जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, पढ़ाई करने से पहले प्लान बनाया जाता है कि मैं इतने क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है, कितने दिन में? 4 दिन में। भाई साहब पहला दिन आया और इतने क्वेश्चन करने हैं, मान लो 100 क्वेश्चन करने हैं, अरे पहले ही दिन में 50 क्वेश्चन हो गए, बड़े आसानी से हो रहे हैं, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्लान चेंज कर दोगे, 2 ही दिन देंगे, बाकी के 2 दिन किसी और सब्जेक्ट को दे देंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कहां होता है? हाँ, ऐसा होता नहीं। चलो मैं फिर एक्चुअल सिचुएशन पर चलता हूं। एक्चुअल सिचुएशन क्या होगी? आपने कहा 5 दिन देंगे ऑडिट को रिवाइज करने के लिए, बहुत है, थ्योरेटिकल पेपर है, छोटा सा पेपर है, बिल्कुल सही, 5 दिन बहुत है। लेकिन जब आपने पहले दिन पढ़ा तो आपको लगा हाँ आसान तो है और इसमें ज्यादा मार्क्स भी स्कोर किए जा सकते हैं, न्यूमेरिकल में तो रिस्क है, यहां तो थ्योरी है। आपने कहा इसको 5 दिन नहीं 7 दिन देते हैं और इसमें जो टारगेट मेरा 60 का था 60 नहीं 80 लेकर के आऊंगा। प्लान कर दिया आपने चेंज। लेकिन इसका रिवर्स भी हो सकता है, आपको थोड़ा मुश्किल लगे थ्योरी, नहीं ये याद नहीं हो रही, न्यूमेरिकल तो बड़े अच्छे चल रहे थे मेरे, ठीक है मैं प्लान चेंज करता हूं, मैं इसको 5 दिन की जगह 8 दिन दूंगा क्योंकि मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। और प्लान चेंज हो सकता है। आपका प्लान था पहले ऑडिट करूंगा, फिर अकाउंट करूंगा, फिर एफएम करूंगा, फिर बाद में कुछ और देखूंगा। पूरा दिन ऑडिट नहीं पढ़ी जा रही, न्यूमेरिकल भी करना है कुछ, ठीक है जी, आधा दिन ऑडिट करो, आधा दिन अकाउंट करो। तो जो इनिशियल प्लान है, इसी तरह से ऑडिट करते वक्त भी क्या वो चेंज होंगे? डेफिनेटली चेंज होंगे। उसके कारण आपको याद रखने हैं क्या क्या? नंबर 1 अनएक्सपेक्टेड इवेंट, नंबर 2 चेंजेस इन कंडीशन, एंड नंबर 3 ऑडिट एविडेंस जो आपने ऑब्टेन किए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट बेस्ड ऑन रिवाइज्ड कंसीडरेशन ऑफ असेस्ड रिस्क। अब रिस्क भी चेंज होगा। देन ऑडिटर शैल मॉडिफाई नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। एंड दिस इज पर्टिकुलरली द केस जब आप कोई इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं which differs significantly from the information that was available at the time when you planned the audit। जब आपने ऑडिट प्लान की थी उस टाइम पर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी और एक्चुअल में जब आप ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं एट दैट टाइम विद द इंफॉर्मेशन एविडेंसेस यू ऑब्टेन, वो सिग्निफिकेंटली डिफर करते हैं, विच रिक्वायर्स चेंजेस इन प्रोसीजर्स। ओके, चेंज कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो ये हो गया आपका दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लानिंग के अंदर। अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है? अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट और है वो है बेनिफिट ऑफ ऑडिट प्लान्स। ऑडिट प्लान का मीनिंग तो आप कर लेंगे बड़े आराम से। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग हमें किन किन चीजों में हेल्प करती है? ऑडिट प्लानिंग हेल्प करती है इन identifying the important areas of audit। Audit planning help करती है in identifying and resolve the potential problems on a timely basis। Audit planning help करती है in proper organization and managing the audit engagement so that audit can be performed in an effective and efficient manner। ऑडिट प्लानिंग हेल्प करती है इन सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर हैविंग द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड द कैपेबिलिटी। ऑडिट प्लानिंग हेल्प करती है इन डिटरमाइनिंग या इन डायरेक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग द एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड रिव्यूइंग देयर वर्क। ऑडिट प्लानिंग हेल्प करती है इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय द ऑडिटर ऑफ ब्रांचेस, कंपोनेंट्स, एक्सपर्ट्स एटसेट्रा। तो ये एक टॉपिक आपको और लर्न करना है। इसके अलावा
प्लानिंग में काफी कुछ टॉपिक्स और हैं, देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट। हाँ, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। जब हम अपना ऑडिट प्लान तैयार कर रहे होते हैं तो उस समय एक आवश्यकता आती है कि प्लान में मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, इन तीनों चीजों को डिटरमिन करना है। बट मेरा क्लाइंट का बिजनेस क्या है, उसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, बिजनेस एंटिटी का साइज क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके रिस्क क्या है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, कहां वो पैसा इन्वेस्ट करता है, कहां से उसके पास इन्वेस्टमेंट का पैसा आता है, किस तरीके से उसकी कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंस्ड है। जब तक मुझे इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होगी, I will not be able to develop an appropriate audit plan। तो हमें क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज होना जरूरी है, एंड दैट नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस एस्पेक्ट। तो हमें एंटिटी के बारे में, उसके एनवायरमेंट के बारे में, उसके इंटरनल कंट्रोल के बारे में कुछ चीजों की जानकारी हासिल करनी है। तो वो जानकारी कौन कौन से मैटर्स की है, वो एसए 315 ने हमें बता रखे हैं वो मैटर, और आपको ये मैटर्स याद रखने हैं। 1 2 3 4 5, ये तो याद रखने ही रखने हैं। इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, नेचर ऑफ द एंटिटी, its operations, its ownership, governing structure, types of investment that the entity is making and plan to make, the way entity is structured and how it is financed, entity selection and application of accounting policies, entities objectives and strategies and business risk that might result into the material misstatements, measurement and review of the financial performance। तो ये कीवर्ड्स हैं जिनको आपको लर्न करना ही करना है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, रिस्क, अकाउंटिंग पॉलिसीज, एंटिटी स्ट्रक्चर, फाइनेंस स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओनरशिप, गवर्निंग, ऑपरेशन, नेचर एंड वेरियस फ्रेमवर्क्स। किस इंडस्ट्री में हमारा क्लाइंट काम करता है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स। रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स क्या हैं, कॉर्पोरेट एंटिटी है तो कौन कौन से कॉर्पोरेट लॉज क्लाइंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, जिसके बेसिस पर क्लाइंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करेगा। नेचर ऑफ द एंटिटी, इसके ऑपरेशंस, ओनरशिप, गवर्निंग स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, द वे एंटिटी इज स्ट्रक्चर्ड एंड वे एंटिटी इज फाइनेंस्ड, measurement and review of financial performance, selection and application of accounting policies, objectives, strategies, risk, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, अब इसमें ना आगे और फर्दर स्टडी करना चाहो, टाइम यदि आपको अलाउ करे, तो यहां पर जो ये फैक्टर्स हैं इन सब के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल किसका, इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स का, नेचर ऑफ एंटिटी एंड इट्स ऑपरेशंस, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज एंड द बिजनेस रिस्क। तो इनकी एक बार रीडिंग यदि ले सको तो ले लेना, अदरवाइज ठीक स्किप कर दो। ऑब्जेक्टिव मैं सिर्फ वही बार बार बोल रहा हूं। अब मेरा ऑब्जेक्टिव कि आपके कॉन्सेप्ट्स को एक बहुत क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी की तरफ लेकर जाना नहीं है इन रिवीजन्स के अंदर। रिवीजन का मेरा ऑब्जेक्टिव है कैसे हम स्ट्रेटेजिकली अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करें, कम समय के अंदर अच्छे से अच्छे टॉपिक्स को अच्छी तरह से रिवाइज कर ले। अच्छे से अच्छे टॉपिक का मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर ले, जहां से क्वेश्चंस फ्रेम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और जिनमें कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, ताकि मेरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरीके से हो सके। ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल्स हैं वो मुझे लगता है आप बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक। और उनके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आपको वो फैक्टर्स
याद रखने पड़ेंगे और उसी तरह से जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं स्टैंडर्ड्स में वही एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे। तो उसमें एज सच कॉन्सेप्ट का प्रोसेस का कोई पार्ट नहीं है, तो उस चीज को मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं। बट बता दूंगा जहां पर भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा ना, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि भैया ये तो याद करना ही करना है, और मैं उसकी रिवीजन भी कराऊंगा ताकि इंपॉर्टेंट चीजें तो हमारी ना छूटे। अच्छा, जैसे अब यही आ गया, ये भी थ्योरी है बट ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लानिंग द डायरेक्शन सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम। Auditor is required to plan the nature, timing and extent of directions and supervision of engagement team. ये कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती है? अब वही फैक्टर जो जनरली अप्लाई होते हैं ना सारे, वही इसमें भी लिखे होंगे। साइज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, कंप्लेक्सिटी ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, एरिया ऑफ ऑडिट जिसमें हमारा एंगेजमेंट टीम काम कर रही होगी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है कम है, कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द इंडिविजुअल टीम मेंबर परफॉर्मिंग द ऑडिट वर्क। तो यदि एज ए ऑडिटर मुझे अपनी एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स की डायरेक्शंस एंड सुपरविजन को कंसीडर करना है, हाउ टू डायरेक्ट माय एंगेजमेंट टीम मेंबर, हाउ टू सुपरवाइज, तो उसमें कुछ चीजें जो आ जाती हैं, नेचर ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, साइज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, कंप्लेक्सिटीज ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, एरिया ऑफ ऑडिट जहां पर मुझे अपनी एंगेजमेंट टीम के मेंबर को अपॉइंट करना है, मेरी एंगेजमेंट टीम के मेंबर की कंपिटेंसी एंड कैपेबिलिटी टू परफॉर्म एन ऑडिट वर्क, एंड इसके साथ साथ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया जहां पर मैं अपनी एंगेजमेंट टीम के मेंबर को डिप्लॉय कर रहा हूं। तो ये 4 पॉइंट, size and complexity of business operations of client, area of audit, assessed risk of material misstatement and competency and capability of my engagement team member, जिनके काम को मुझे डायरेक्ट एंड सुपरवाइज करना है। प्लानिंग चेंजेस हो गए। एडिशनल कंसिडरेशंस इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ये वैसे तो ये फाइनल का टॉपिक है बट आ सकता है, लर्न कर लेना, 2 नंबर का पूछा जा सकता है। जो एसए 300 है ना, वो बेसिकली बनाया गया है रेकरिंग ऑडिट के रेफरेंस में। ऐसा कैसे? जब आप प्लानिंग एज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस पढ़ते हो तो मैं क्या कहता हूं, प्लानिंग कब शुरू हो जाती है? फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ऑडिट से लेकर करंट ऑडिट। प्रीवियस ऑडिट खत्म होते ही आपकी करंट ईयर की प्लानिंग शुरू हो जाएगी। इसका मतलब यह है प्रीवियस ईयर की ऑडिट भी आपने की थी और करंट ईयर के ऑडिटर भी आप ही हैं, बट प्रीवियस ईयर का ऑडिटर मैं नहीं हूं, प्रीवियस ईयर का ऑडिटर कोई और था। तो दैट इज अ केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है तो सबसे पहले तो आप जो एसए 220 के अंदर क्लाइंट एक्सेप्टेंस के प्रोसीजर्स बताए गए हैं, आप एक नए क्लाइंट के साथ काम करने वाले हैं, तो क्लाइंट एक्सेप्टेंस के जो प्रोसीजर एसए 220 ने बता रखे हैं उनको परफॉर्म करो। क्या इस क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना भी है, इस क्लाइंट के साथ क्लाइंट रिलेशनशिप बनानी भी है या नहीं बनानी, और जो पिछला ऑडिटर था, प्रीवियस ऑडिटर था, उसके साथ भी कम्युनिकेट करके चलिए। क्या कोई ऐसे रीजंस एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू विच मुझे करंट पीरियड की इस ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? क्लाइंट की इंटीग्रिटी पर, उसकी वर्किंग के ऊपर कोई डाउट है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट जरूर करना चाहिए जब भी ऑडिटर चेंज होता है, और ये रिक्वायरमेंट भी है। सीए फाइनल में जाकर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट पढ़ेंगे और उसके अंदर शेड्यूल 1 के अंदर पार्ट 1 में क्लॉज नंबर 8 आता है जो बात करता है कम्युनिकेशन विद प्रीडिसेसर ऑडिटर, और नहीं करते हैं देन इट अमाउंट्स टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, जिसके लिए 3 महीने तक के लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर से नाम कट सकता है, 1 लाख रुपए तक का फाइन भी लग सकता है। तो ये 2 एक्टिविटीज आपको जरूर करनी है। डॉक्यूमेंटेशन,
स्ट्रेटजी की, प्लानिंग की, और यदि इनके अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज आता है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको और करना है, रीडिंग कर लेना। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान, ओनली अ प्लेन रीडिंग इज रिक्वायर्ड। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। वही जनरल फैक्टर्स मिलने हैं, एक बार देखोगे ना कोई भी पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑडिट एरिया, वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, बड़े जनरल से पॉइंट होते हैं। तो मेन जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं याद करने वाले, ऑडिट स्ट्रेटजी में 3 टॉपिक, कौन कौन से? बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी, जिसमें 4 मेन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 2, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल एस्टैब्लिशिंग एन ऑडिट स्ट्रेटजी, जिसमें 5 मेन फैक्टर्स का ध्यान रखना है। रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान, 3 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं ऑडिट स्ट्रेटजी के। ऑडिट प्लान के अंदर पहला टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, दूसरा टॉपिक नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, थर्ड वन प्लानिंग द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द एंगेजमेंट टीम, फोर्थ प्लानिंग एज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, फिफ्थ चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन, सिक्स्थ एडिशनल कंसिडरेशंस इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। 6 टॉपिक प्लानिंग के। बाकी एक बार प्लेन रीडिंग ले लेना, ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज माइंड में रख लीजिए, ऑडिट एक बहुत आसान पेपर है, कोई टेंशन नहीं लेनी। जितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनको अच्छी तरह से लर्न कर लेना, ठीक, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बस आज के लिए, इस सेशन के लिए इतना ही। 3 टॉपिक स्ट्रेटजी के, 5 टॉपिक ऑडिट प्लानिंग के, और नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे जिसमें 2 रिमेनिंग टॉपिक कवर करेंगे इस चैप्टर के। एक है हमारा ऑडिट प्रोग्राम और दूसरा मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिएगा, जो जो टॉपिक मैं करा रहा हूं उनके। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।